डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन छोड़ा था। प्रोनाउन के लेक्चर को कल जहाँ पर छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आज हमारी ट्रायल क्लासेस का लास्ट डे है, लास्ट ट्रायल क्लास है। मंडे से सिर्फ वही स्टूडेंट्स ये लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे कि जिन्होंने फ़ी सबमिट कराई होगी। ठीक है, तो जिन्होंने फ़ी सबमिट कराई होगी सिर्फ वही मंडे से क्लास ले सकेंगे। तो आज हमारी लास्ट ट्रायल क्लास है। ठीक है, तो चलें मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम आते हैं किसकी तरफ, प्रोनाउन वाले लेक्चर की तरफ। अब देखिए, प्रोनाउन में कल हमने पढ़ लिया था जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके अलावा हमारे पास जो उसके डिफरेंट केसेस थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, इम्फेटिक केस, रिफ्लेक्सिव केस, ये सारे केसेस हमने पढ़े। अब ज़रा आते हैं किसकी तरफ, प्रोनाउन को ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखें कि प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखें एडजेक्टिव्स भी होंगी और प्रोनाउन भी। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस चीज़ को आपने माइंड में रखना है उसे ज़रा देखिए कि अगर वो एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद आपको मिलेगा नाउन, और अगर वो प्रोनाउन होगा तो उसके बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखें कैसे। अब अगर हम एग्जाम्पल उठा लें पोजेसिव की, तो पोजेसिव हमारे पास एडजेक्टिव भी है, पोजेसिव हमारे पास प्रोनाउन भी है। ठीक है, अब देखिए अगर उसके बाद नाउन आया तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन ना आया तो पोजेसिव प्रोनाउन। अब कैसे, देखिए मैं कहता हूं कि दिस इज माई बुक, या फिर दिस बुक इज माइन। ठीक है, ये पोजेशन शो कर रहा है, इसके फौरन बाद नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, जबकि माइन हमारे पास हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि माय फ्रेंड इज लेट। अब ये माय पोजेशन शो कर रहा है, अगर आप देखें तो इसके फौरन बाद आपको मिलेगा फ्रेंड, जो असल में एक नाउन है। तो इसका मतलब इसके फौरन बाद नाउन आ रहा है, तो माय हमारे पास हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर मैं बात यूं कहूं कि अ फ्रेंड ऑफ माइन इज लेट। अब ये माइन पोजेशन शो कर रहा है, और माइन के बाद इज आ रहा है, इज कोई नाउन नहीं है, सो इट मीन्स माइन हमारे पास हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, जबकि माय हमारे पास हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब जब आगे चल के हम एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि
ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, बड़े ही इंटरकनेक्टेड है, यानी आप कंफ्यूज हो जाएंगी। और कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है। देखें कैसे, हमारे पास एक कैटेगरी है प्रोनाउंस की जिसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपने जरा माइंड में रखना है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव असल में काम करेगा किस चीज का, पॉइंट आउट करने का। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो आप कहते हैं कि दिस इज, या दैट इज, या दीज आर, या फिर दोस आर। तो इन चारों वर्ड्स को अगर आप देख लें तो ये असल में पॉइंट आउट करने के काम आएंगे, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब फिर वही पॉइंट कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी यही है। अब कैसे, देखिए फिर हम उसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर इसके बाद नाउन आया तो वो होगा एडजेक्टिव, और अगर इसके बाद नाउन नहीं आया तो वो होगा प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं कहता हूं कि दिस बुक इज एक्सपेंसिव। अब यहां पर वो लफ्ज कि जो पॉइंट आउट कर रहा है वो है दिस, और बुक हमारे पास है नाउन, तो यानी अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और चूंकि पॉइंट आउट कर रहा है तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि दिस इज एन एक्सपेंसिव बुक, अब यहां पर ये दिस वर्ड जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, और चूंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है तो कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी बात घूम फिर कर फिर वहीं पे आ जाएगी कि आपने ये देखना है कि उसके बाद नाउन है या नहीं है। अगर नाउन आया डायरेक्टली तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और अगर नाउन नहीं आया तो वो हो जाएगा प्रोनाउन। अब देखिए कैसे, एक और कैटेगरी हमारे पास है नाउन की टाइप्स में से, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव काम करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने की, तकसीम। हम इसे कह देते हैं डिवाइड, सेपरेट, तकसीम कर देना, अलग कर देना, अकेला कर देना। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा वैसे चलिए, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं साहिब जमाली साहब, तो साहिब जमाली साहब चूंकि लाइव हैं इस वक्त और वीडियो देख रहे हैं, तो साहिब जमाली साहब मेरी तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और खुशी है कि आपने वक्त निकाला और ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। चलिए इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ कि इसका काम क्या है। इसका काम है अलग करना। अब देखिए अगेन, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास एडजेक्टिव भी होंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास प्रोनाउन भी होंगे। ये दोनों हैं एक जैसे,
ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर उसके बाद डायरेक्टली कोई नाउन आया तो वो एडजेक्टिव है, नहीं आया तो वो प्रोनाउन है। देखिए, एक वर्ड हम उठा लेते हैं ईच, ठीक है। ईच का मतलब है हर एक। देखिए, जब मैं कहता हूं ना हर एक, इसका मतलब मैं सबको एक साथ नहीं कह रहा, बल्कि मैं उनको अलग अलग कह रहा हूं कि हर एक। तो जब मैं कहूंगा ना हर एक, इट मीन्स मैं उनको डिवाइड कर रहा हूं, मैं उनको सेपरेट कर रहा हूं। तो ईच मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। सेंटेंस देखेंगे, ईच की पोजीशन देखेंगे और फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। देखिए, अगर मैं यूं कहूं कि ईच बॉय केम ऑन टाइम। अब ईच बॉय का मतलब है हर लड़का, ठीक है। जब हम कहते हैं ना हर लड़का, इट मीन्स एक एक करके हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो ईच तो हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब बॉय चूंकि हमारे पास नाउन है, तो अगर इसके बाद फॉरेन नाउन आ रहा है तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, अगर मैं यूं कहूं कि ईच ऑफ देम केम लेट, ठीक है। इसका मतलब है कि हर एक देर से आया। फिर वही बात है, हर एक। तो जब हम कहेंगे हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव, अब चूंकि ऑफ जो है वो एक नाउन नहीं है, तो जब नाउन नहीं है तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जरा आप माइंड में रखें कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव की डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो सेम है, और आपने उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने उन्हें आइडेंटिफाई करना है थ्रू देयर पोजीशंस, ठीक है। उनकी पोजीशंस को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव में फॉल करेंगे या फिर ये प्रोनाउन में फॉल करेंगे। चलिए इसको जरा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, बल्कि इसको ही आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये 6 वर्ड्स हैं, आपने इन 6 वर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर डिफरेंट लेक्चर्स में हम इसी चीज पर बात करेंगे। मैं आपको कहूंगा वो 6 वर्ड्स, तो आपको याद होना चाहिए कि जब मैं कहूँ ना कि वो 6 वर्ड्स, तो मेरा इशारा किस तरफ है। देखिए, 2 कॉलम्स बना लेते हैं। एक कॉलम में मैं लिख लेता हूं 2 और एक कॉलम में मैं लिख लेता हूं 2+, ठीक है। अब ये कैसे, देखिए, ईच और एवरी, ठीक है। अब जरा गौर करें, अगर मैं ये कहूं कि ईच स्टूडेंट केम लेट, यानी हर स्टूडेंट लेट आया, और इस ईच से पता चलेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। और अगर मैं ये कहूं कि एवरी स्टूडेंट केम लेट, इसका भी मतलब यही है कि हर स्टूडेंट लेट आया, लेकिन ये एवरी से पता चल रहा है कि वो स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा थे। तो ईच का मतलब भी हर एक, एवरी का मतलब भी हर एक। ईच का मतलब है 2 में से हर एक, और एवरी का मतलब है कि 2 से ज्यादा में से हर एक। फिर
ईदर और वन। ईदर का मतलब है कोई एक, और वन का भी मतलब है कोई एक। ईदर का मतलब है कि दो में से कोई एक, और वन का मतलब है कि दो से ज्यादा में से कोई एक। ठीक है। लास्ट वन इस कैटेगरी में नीदर, और दूसरी तरफ नन। नीदर का मतलब है कोई एक भी नहीं, और नन का भी मतलब है कोई एक भी नहीं। ईदर का मतलब नीदर का मतलब कोई एक भी नहीं, और नन का मतलब कोई एक भी नहीं। नीदर का मतलब है कि दो में से कोई एक भी नहीं, और नन का मतलब है कि दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। ठीक है। मैं कहता हूं कि एक डॉक्टर है, उसके दो बच्चे हैं, उन दोनों में से कोई एक भी नहीं पढ़ता, तो फिर मैं कहूंगा कि नीदर ऑफ देम। क्या चीज? नीदर ऑफ देम। नीदर ऑफ देम से पता चला कि डॉक्टर के टोटल कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर हैज 3 सन्स, 4 या 5, मतलब दो से ज्यादा हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि नन ऑफ देम। नन ऑफ देम का मतलब है कोई एक भी नहीं, लेकिन कितने में से कोई एक भी नहीं? दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो ये पॉइंट जरा अपने माइंड में रखना है कि ये 6 वर्ड जो है, ईच, एवरी, ईदर, वन, नीदर, नन। अब चलिए इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो एक कैटेगरी इसमें हम पढ़ेंगे वो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस की। ठीक है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे, या इसको थोड़ा सा समझते हैं। इनडेफिनिट का मतलब है पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनडेफिनिट का मतलब मुझे पता नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि इनडेफिनिट का मतलब ये है कि पता नहीं। तो आप कहेंगे कैसे? अब देखें, एक बच्चा है, ठीक है, घर पे है, घर पे दरवाजे पे नॉक होती है। ठीक है। वालिद बच्चे को कहते हैं जरा जाकर देखना गेट पे कौन है। बच्चा बाहर जाता है, ठीक है, और जब वो दरवाजा खोलता है तो एक सामने बंदा खड़ा है, बच्चा उसे नहीं जानता। तो वो बच्चा वालिद साहब को आकर कहेगा कि समवन वांट्स टू मीट यू। अब चूंकि वो बच्चा नहीं जानता तो इसलिए वो उसको कहेगा कि समवन। ठीक है। अब अगेन रात को सोए हुए हैं, घर वाले सोए हुए हैं, तो दरवाजे पर दस्तक होती है, तो एक बंदा दूसरे को उठाकर कहता है कि भाई दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। तो वो कहेगा कौन है? कह रहे यार मुझे पता नहीं है, कोई दस्तक दे रहा है। तो वो ये कहेगा कि somebody is knocking at the door। तो someone हो, somebody हो। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि anything कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप कहेंगे क्या? वो कह रहे कि यार मुझे पता नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, ये सब के सब हमारे पास क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। क्या चीज है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है, जरा और से देखिए। अगर मैं कहूं कि
एवरी बॉय। अब एवरी बॉय के बारे में आगे जब जिक्र होगा तो मैं हिज लिखूंगा या हर। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये बॉय से ऑब्वियस बात है कि जेंडर का पता चल रहा है तो हम हिज यूज कर लेंगे। फिर अगर मैं ये कहूं कि अच्छा अगर लिखा हो कि एवरी गर्ल, तो आप मुझे बताएं कि हिज यूज करेंगे या हर। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये गर्ल को देखकर जेंडर का पता चलता है तो फिर इसमें हर ही यूज होगा। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज या हर बुक्स। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं हिज, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि एवरीवन से कैसे आपको पता चलता है कि ये कोई मेल जेंडर है। फिर आप कहेंगे ठीक है, वाकई इससे पता नहीं चलता। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट कहते हैं कि हर लगा देते हैं। फिर मैं कहूंगा कि एवरीवन से कैसे पता चला कि ये एक फीमेल जेंडर है। सो इट मीन्स एवरीवन के लिए अगर मैं हिज लगाऊंगा तो भी गलत होगा, हर लगाऊंगा तो भी गलत होगा। तो मैं इनकी जगह एक ऐसा वर्ड यूज करूंगा जो इन दोनों को कवर कर लेगा। ठीक है। जो क्या करेगा, जो इन दोनों को कवर कर लेगा। तो जब ये इन दोनों को कवर कर लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि फिर मुझे हिज और हर की जरूरत नहीं है, फिर मुझे देयर से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एवरी थिंग, ठीक है, अब एवरीथिंग के लिए फिर मैं यूज कर लूंगा इट्स। अब एवरीथिंग में इसलिए मसला नहीं है क्योंकि एवरीथिंग जो है वो ऑलरेडी एक नॉन लिविंग चीज है, तो उसमें वो जेंडर वाला ही शी वाला इशू नहीं होता। तो इसलिए एवरीथिंग के लिए हम इट्स यूज कर लेंगे। लेकिन एवरीवन के लिए ना हम हिज यूज कर सकेंगे ना हर, बल्कि हम देयर से काम चलाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कौन से, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इंटरोगेटिव। अब अगेन इंट्रोगेटिव हमारे पास एडजेक्टिव भी होता है और इंटरोगेटिव हमारे पास प्रोनाउन भी होगा। एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। फिर आइडेंटिफिकेशन वही है कि अगर उसके बाद नाउन आया तो एडजेक्टिव और नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन। कैसे? मैं कहता हूं कि विच कलर इज योर फेवरेट। अब देखिए, विच हमें ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम विच को कह देंगे इंटरोगेटिव। इसके बाद ये वर्ड जो आया है कलर, ये एक्चुअली नाउन है, तो ये विच फिर हमारे पास हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हाँ, अगर मैं यूं करूं कि विच इज योर फेवरेट कलर। अब ये विच से हमें पता चला कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा इंटरोगेटिव। अब ये इज जो है ये कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए यहां पर विच हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। राइट?
अब थोड़ा सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन को आगे लेके चलते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अगर आप आगे लेके चलते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और आप देखें, बताएं कि इसमें कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा गलत है, सही क्यों है, गलत क्यों है। फर्स्ट वन, हु इज योर फेवरेट प्लेयर। नंबर 2, which is your favorite color। अब ये बताएं कि इन दोनों में से सेंटेंस नंबर 1 ठीक है या सेंटेंस नंबर 2। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। तो चलिए देखिए, सेंटेंस नंबर 1 भी ठीक है और सेंटेंस नंबर 2 भी ठीक है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, जब मैं कहूं ना कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर, जब मैं हु लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे ओपन चॉइस दे दी है। ठीक है, यानी दुनिया में जितने भी प्लेयर हैं मैंने ओपन चॉइस इस बंदे को दे दी है कि आप बताएं कि ये दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। तो जब मैं ओपन चॉइस दे दूंगा तो मैं यूज करूंगा हु। लेकिन सपोज फिर मैं एक बंदे को ऑप्शन दे देता हूं कि यार ABCDE, ये 5 डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अब आप ये बताएं कि इन प्लेयर्स में से आपका फेवरेट कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं उसे ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है, और मैं उसे कह रहा हूं कि इन गिवन ऑप्शंस में से आपने किसी को एज ए फेवरेट डिक्लेयर करना है, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर, बल्कि फिर मैं कहूंगा कि विच इज योर फेवरेट प्लेयर। हु में ओपन चॉइस दी है, जबकि विच में मैंने उससे कंप्लीटली बाउंड कर दिया है, ऑप्शंस दे दिए हैं कि भाई ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से आप बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज ठीक है, ये प्लेयर, फिर आ जाएगा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, या फिर विच इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, अब अगेन व्हाट बी क्वेश्चन पूछ रहा है, विच बी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मतलब मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी कलर्स हैं आप उन कलर्स में, ओपन चॉइस है आपके पास,
आप बताएं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। सो इट मीन्स व्हाट हमारे पास ओपन चॉइस आ जाएगा। ठीक है, विच में मैं क्या करूंगा, मैं एक बंदे को 5 डिफरेंट कलर्स बता दूंगा और फिर मैं कहूंगा कि आप इन कलर्स में से बता दें कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो अगर ओपन चॉइस होगी तो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और अगर मैं गिवन ऑप्शंस में से उससे पूछूंगा तो ये आ जाएगा विच इज योर फेवरेट कलर। राइट, चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए फिर हमारे पास हैं 2 और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, एक है हु और एक है हुम। ठीक है, हु जब मैं पूछूंगा कि भाई ये काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा तो आ जाएगा हु, और हुम जब मैं ये पूछूं कि भाई ये काम रिसीव कौन कर रहा है, किसके ऊपर ये काम हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब देखें कैसे। अगर मैं ये कहूं कि असद किसकी मदद करेगा, ठीक है, या फिर कौन असद की मदद करेगा, जब मैं कहूं ना कि कौन असद की मदद करेगा, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो पता है कि किसकी मदद की जाएगी, असद की, मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि मदद करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो फिर मेरा क्वेश्चन होगा हु से, और मैं कहूंगा कि हु विल हेल्प असद, हु विल हेल्प असद। ठीक है, ये काम होगा, असद की मदद की जाएगी, ऑब्जेक्ट। मैं पूछ रहा हूं कि मदद करेगा कौन, सब्जेक्ट कौन है, तो इसलिए मेरे पास क्वेश्चन क्या होगा, हु। जब मैं पूछूंगा किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूं कि असद किसकी मदद करेगा, इसका मतलब काम क्या है, मदद करना, कौन करेगा, असद। मैं पूछ रहा हूं कि किसकी मदद करेगा, रिसीव कौन करेगा, यानी ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा whom से, whom will असद हेल्प। ठीक है, मदद की जाएगी, कौन करेगा, असद, सब्जेक्ट, किसकी मदद करेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा तो मेरे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, whom। फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो लास्ट हमारे पास है वो है whose। ठीक है, whose हमें बताएगा किस चीज के बारे में, ओनरशिप के बारे में, मलकियत के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि देयर इज अ फोन ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर एक फोन है। अब मैं कहूंगी इसका मालिक कौन है, तो मैं कहूंगा कि whose is this। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है किस चीज के बारे में, पोजेशन के बारे में। सवाल चूंकि पूछ रहे तो ये हो जाएगा कौन सा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। राइट, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट कैटेगरीज थी प्रोनाउन की। इसमें जो लास्ट एक कैटेगरी है, राइट,
उसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन को भी आज ही कंक्लूड कर देते हैं। देखिए, आप यूं समझ लें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, ये रिलेट करेगा, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे रिलेट करेगा, कनेक्ट करेगा, मतलब कैसे? अब देखते हैं जरा। देखिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास है हु। ठीक है, और हु डिनोट्स सब्जेक्ट, राइट? हु डिनोट्स सब्जेक्ट। अब देखें कैसे। मैं कहूंगा कि अस्मत, ठीक है, इज द मैन। ये रहा पहला सेंटेंस। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा दूसरा सेंटेंस के अस्मत won the मैच। अब देखिए, अगर आप सिर्फ पहले सेंटेंस को देखें तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि भाई अस्मत काम कर रहा है या काम रिसीव कर रहा है। लेकिन जब आप दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अस्मत काम करने वाला है, अस्मत मैच जीता है। तो जब काम करने वाला है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा, कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब कैसे? देखिए, मैं लिखूंगा कि अस्मत इज द मैन। ठीक है, अब रिलेट कर रहा हूं तो अब मैं अस्मत को रिमूव करके मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगा हु। won the match, who won the match। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने इस सेंटेंस नंबर 1 को 2 के साथ रिलेट किया, कनेक्ट किया रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। अब मैंने हु क्यों यूज किया? क्योंकि जिसे मैं मिला रहा हूं वो असल में सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट होगा तो मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन उसका आ जाएगा हु। अब इसको जरा मैं कनेक्ट करता हूं ऑब्जेक्ट के साथ, फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। whom शो करेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे, और से सुनिए। सेंटेंस नंबर 1 मैं कहूं कि अस्मत इज द मैन। नंबर 2 आई हेल्प्ड अस्मत। अब सेंटेंस नंबर 1 को मैंने रिलेट करना है, कनेक्ट करना है सेंटेंस नंबर 2 के साथ। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि यार मेरे पास कनेक्टर जो है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, वो हु आएगा या फिर हुम। तो देखिए, ये हम तब डिसाइड करेंगे कि जब हमें पता चलेगा कि ये अस्मत साहब जो हैं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। और ये पहला सेंटेंस हमें नहीं बताएगा, बल्कि दूसरा हमें बताएगा। दूसरा में वो कह रही कि आई हेल्प्ड अस्मत, यानी मैंने अस्मत की मदद की। अस्मत मदद रिसीव करने वाला है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? हु। अब देखिए, मैं इसको यूं कनेक्ट करूंगा कि अस्मत इज द मैन। एक सेंटेंस तो हो गया। अब कनेक्ट करना है किसकी मदद से? whom I
हेल्प्ड। अब मुझे दोबारा अस्मत लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये whom असल में अस्मत की तरफ ही इशारा कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन आया हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन आया whom। अब आते हैं एक और रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। देखिए, और जब हम आएंगे एक और रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ तो वो है हमारे पास whose। जो शो करेगा पोजेशन, यानी अगर हमने पोजेशन को कनेक्ट करना है, पोजेशन वाले सेंटेंस को कनेक्ट करना है, तो हमारा कनेक्टर और या रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? whose। अब देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, ठीक है, मैं ये कहूं कि काशिफ इज द मैन। नंबर 2, काशिफ्स फोन इज स्टोलन। राइट। अब सेकेंड सेंटेंस हमें यह बता रहा है कि काशिफ की किसी चीज की ओनरशिप के बारे में, पोजेशन के बारे में, मलकियत के बारे में बात हो रही है। अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि काशिफ इज द मैन। ठीक है, अब मैं काशिफ को रिमूव करके मैं लिख दूंगा whose। फोन इज स्टोलन। ठीक है, अब पोजेशन को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने whose का सहारा लिया। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमारे पास जो एक और केस है इसी रिलेटिव प्रोनाउन वाले केस में, देखिए आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे क्लॉजेस, ठीक है, तो क्लॉजेस में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और फिर एडजेक्टिव में हम सब कैटेगरीज पढ़ेंगे। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल का मतलब है जरूरी है, नॉन एसेंशियल का मतलब है जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं कहूंगा लेकिन उसमें से मैं एक टुकड़ा रिमूव कर दूंगा, तो जब मैं टुकड़ा रिमूव करूंगा तो आपको पूरी बात समझ नहीं आई, तो इसका मतलब वो टुकड़ा जो रिमूव किया गया वो असल में क्या था? एसेंशियल। और एक और बात कि जिसमें से मैं एक टुकड़ा रिमूव कर भी दूं फिर भी आपको बात समझ आ जाएगी, तो वो हो जाएगा क्या? नॉन एसेंशियल। अब कैसे? पहले इसको उर्दू में समझ लेते। मैं ये कहूं कि मेरा भाई बीमार है, राइट, तो अगला बंदा मुझसे ये नहीं कहेंगे कि भाई आपकी बात समझ नहीं आई, नहीं, उससे बात समझ आ गई है। ठीक है, यानी इसमें से बेशक मैंने एक टुकड़ा रिमूव किया है फिर भी बात समझ आ गई, तो वो टुकड़ा जिसको रिमूव किया है, कि जिसको रिमूव करने से कोई असर नहीं पड़ा, वो टुकड़ा क्या था? नॉन एसेंशियल। हम कहते हैं हटा दे, मिटा दे, फिर भी हमें बात समझ आ रही है। लेकिन अब मैं एक और सेंटेंस आपको बताता हूं। देखिए
वो लड़का आज नहीं आया। अब जब मैं खामोश हो जाऊंगा ना, तो फिर आप कहेंगे कि सर आपकी पूरी बात समझ नहीं आई, कौन सा लड़का? तो फिर मैं कहूंगा कि अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बीच में से एक टुकड़ा निकाला, उस टुकड़े को निकाला तो आपको बात समझ नहीं आई, यानी वो टुकड़ा क्या था? एसेंशियल। जब मैं वो टुकड़ा लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहूंगा कि वो लड़का जिसने कल लड़ाई की थी आज नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए फिर आप कहेंगे हाँ सर अब भी समझ आया। तो फिर मैं कहूंगा अभी समझ आई ना? तो कहेगा हाँ। मैं कहूंगा जब मैंने इसे निकाला आपने कहा समझ नहीं आई, और जब मैंने लगाया तो आपको समझ आ गई, यानी वो टुकड़ा क्या था? एसेंशियल। ठीक है, अब कैसे देखिए, मैं कहूं कि माई ब्रदर इज इल। मैं कहता हूं यार मेरा भाई बीमार है तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, नो, राइट। तो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। नॉन एसेंशियल में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं कहूंगा कि माई ब्रदर कॉमा हु इज ए टीचर कॉमा इज इल। अब ये हु इज अ टीचर, जब मैंने ये नहीं भी लगाया तब फिर भी आपको बात समझ आ गई थी। तो ये कौन सा है? ये टुकड़ा है नॉन एसेंशियल। देखिए इसके शुरू में हु जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब एसेंशियल वाली एग्जांपल मैं कहूंगा कि द बॉय इज एब्सेंट। वो लड़का आज नहीं आया। तो फिर आप कहेंगे सर कौन सा लड़का? तो मैं कहूंगा द बॉय हु ब्रोक द ग्लास इज एब्सेंट। अब जब मैंने ये लगाया ना ये टुकड़ा हु ब्रोक द ग्लास, फिर आपको पूरी बात समझ आई। मतलब ये कौन सा है? एसेंशियल। और अगेन इसके शुरू में हु, ये कौन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब नॉन लिविंग की तरफ आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि क्लास ले रहा हूं और कोई स्टूडेंट एकदम से खड़ा हो जाए और ये कहे कि माय फोन इज लॉस्ट, और वो क्लास में खड़ा होकर कहे कि सर मेरा फोन गुम गया है, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी बात समझ नहीं आई। ठीक है, अब जब बात मुझे समझ आ रही है, यानी अब मैं जो टुकड़ा लगाने लगा हूं वो नॉन एसेंशियल है, उसके बगैर भी मुझे बात समझ आ गई थी। माई फोन विच आई बॉट टुडे इज लॉस्ट। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि यार जब आपने ये टुकड़ा नहीं लगाया था फिर भी मुझे बात समझ आ गई थी। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूं द फोन राइट इज लॉस्ट, वो वाला फोन खो गया है, तो फिर अगला बंदा कहेगा कि कौन सा फोन? यानी आपको वो टुकड़ा जरूर लगाना है, अदरवाइज उसके बगैर बात समझ नहीं आएगी। तो फिर आप कहेंगे द फोन दैट आई बॉट टुडे इज लॉस्ट। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, देखिए इसके शुरू में भी रिलेटिव प्रोनाउन, इसके शुरू में भी
रिलेटिव। तो आप देखेंगे कि मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3 और 4। अब 1 में आपको ये डबल कॉमास नजर आएंगे, 2 में आपको कोई कॉमा नजर नहीं आएगा, 3 में आपको डबल कॉमास नजर आएंगे, 4 में आपको कोई कॉमा नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो डबल कॉमास हैं ये नॉन एसेंशियल हैं और जो बगैर कॉमा है वो एसेंशियल है। अब देखिए, आप यूं करें, सपोज 3 बैटरीज को एक साथ मिला के रखा जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि इन 2 बैटरीज को हिलाए बगैर आपने ये वाली बैटरी उठानी है। अब यहां से आपका हाथ नहीं बन रहा, उस तरफ ये वाली बैटरी है, यहां से आपका हाथ नहीं बन रहा, ये वाली बैटरी है, तो इसका मतलब आप इस बैटरी को नहीं निकाल सकते। तो जिसे नहीं निकाल सकते, एसेंशियल। अच्छा, फिर इसी तरह एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, इन 3 बैटरीज को मिलाकर रखा है। अब ये दूसरी वाली बैटरी के एक तरफ भी हुक लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी हुक लगा, और आपको कहेंगे कि अच्छा अब ये बैटरी जरा निकाल के बताएं, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, एक हुक से पकड़ के दूसरे हुक से पकड़ के आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये हुक असल में क्या है, ये वो 2 कॉमास है। तो जिसको आप निकाल सकते हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल, राइट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था प्रोनाउन के बारे में। आपकी ट्रायल क्लासेस का ये लास्ट लेक्चर था। मंडे से सिर्फ वही स्टूडेंट्स क्लास लेने के लिए एलिजिबल होंगे कि जो फी सबमिट कराएंगे। मंडे से पेड क्लास होगी, एक अलग ग्रुप में होगी, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने फी सबमिट कराई होगी सिर्फ उनके साथ ही लिंक शेयर किया जाएगा। अब कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, जर्नल जो बनाया है वो, नहीं तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भिजवा दूंगा। उस पे जब आप फी सबमिट कराएंगे आप मुझे उसका कोड भेज देंगे, मैं आपको उस नए व्हाट्सएप ग्रुप का नए फेसबुक ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप उसमें ऐड होकर आइंदा वहीं पर लाइव क्लासेस ले सकेंगे। मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। मंडे को पेड स्टूडेंट्स के साथ क्लास लेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।